India holds the glory. Lovely shot. What a splendid win. India left the World Cup after 28 years. Cricket Talk with Somi Rajgiri. बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर निकालना कितना सही, कितना गलत। बीसीसीआई के अंदर आखिरकार फैसले कौन लेता है? पर्दे के पीछे से कौन कर रहा है खेल? फाइटर शमी या बेचारा शमी? अग्नि परीक्षा पे अग्नि परीक्षा। कब मिलेगा मौका? बीसीसीआई में हर खिलाड़ी के लिए अलग अलग कानून। रोहित शर्मा, विराट कोहली जवान और मोहम्मद शमी बूढ़ा। नमस्कार, क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में आपका स्वागत है। और साल 2026 का ये पहला क्रिकेट टॉक्स है और साल का जो पहला एपिसोड था या है, जो मैं सोच रहा था कि मैं क्रिकेट की बड़ी बातें करूंगा यहाँ पर, और जो बड़े मुद्दे हैं, खासकर T20 वर्ल्ड कप को लेकर बातें करेंगे, जो कि भारत और श्रीलंका में होना है फरवरी के महीने में। उस पर बात करेंगे सूर्य कुमार यादव के फॉर्म के बारे में, कि क्या सूर्य कुमार यादव के फॉर्म के बिना भी हम T20 वर्ल्ड कप दोबारा जीत सकते हैं? क्या हम डिफेंड कर सकते हैं? दोबारा जीतना नहीं, डिफेंड कर सकते हैं। दोबारा तो हम जीत चुके हैं 2024 में, है ना। बैक टू बैक क्या हम जीत सकते हैं? क्योंकि आपका कप्तान ही आउट ऑफ फॉर्म है। सोच रहा था इस मुद्दे पे बात करेंगे। एक और जो बड़ा मुद्दा था कि शुभमन गिल वर्ल्ड कप की टीम से ड्रॉप हो जाते हैं वाइस कैप्टन के पद से। मतलब ये तो एकदम शॉकिंग था, क्योंकि आपने कई रील्स देखे होंगे सोशल मीडिया पर, आजकल बहुत वायरल हो रखे हैं, जिसमें गौतम गंभीर ने कहा कि खराब प्रदर्शन के लिए कप्तान ना ड्रॉप होकर वाइस कैप्टन ड्रॉप हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और ऐसा उदाहरण उन्होंने कभी देखा नहीं है। तो उनकी कोचिंग में ऐसा उदाहरण भी सामने आ गया कि कप्तान तो वहीं पर बरकरार है, खराब फॉर्म, खराब प्रदर्शन के बावजूद, लेकिन वाइस कैप्टन साहब ड्रॉप हो गए। तो मैंने सोचा था इसके साथ शुरू करेंगे। फिर जब नया साल आया तो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे की टीम आई, तो मैंने सोचा कि पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक परफॉर्मर को आप किस तरीके से इग्नोर कर सकते हो। बड़े प्लेयर्स को जब रेस्ट देते हो, एक ऐसा गेंदबाज जो घरेलू क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेता है, चोटिल होने के बाद जो ब्रेक लेता है, उसके बाद वापसी करता है, तो क्या ताबड़तोड़ प्रदर्शन करता है, लेकिन आप कैसे उसे अनदेखा करते हो, कैसे आप इग्नोर कर सकते हो? मोहम्मद शमी की बात करूंगा, क्योंकि ये एक बहुत कहते हैं ना, चर्चित विषय रहा है, क्योंकि हर कोई इस बात पे चर्चा कर रहा है मोहम्मद शमी को कैसे बाहर बिठा सकते हो। मोहम्मद शमी का सिलेक्शन ना होना कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक ऐसा गेंदबाज है जो बुमराह की गैर मौजूदगी में आपका सबसे बड़ा गेंदबाज है। सैयद मुश्ताक अली की बात करें, विजय हजारे की बात करें, रणजी ट्रॉफी की बात करें, हर जगह बंदे ने ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया। सैयद मुश्ताक अली में तो हाईएस्ट विकेट टेकर भी हुए। तो ऐसे में आप मोहम्मद शमी को तब भी इग्नोर कर देते हो जब आप जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या जैसे एक्सपीरियंस्ड प्रोज को आप रेस्ट देते हो। तो मैंने सोचा था इन सब मुद्दों पर बात करूंगा, लेकिन शमी के मुद्दे पर जरूर हम बात करेंगे कि कैसे आप एक परफॉर्मेंस को इग्नोर कर सकते हो, कैसे आप उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। इस पर बात जरूर करेंगे। लेकिन आज इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम करेंगे सबसे विवादित मामले से, जो कि शायद साल का पहला एपिसोड नहीं होना चाहिए था, लेकिन है। मुद्दा होगा तो उसी पे बात करनी पड़ेगी, और मुद्दा है बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल से भगा देने की। और जब मैं ये पॉडकास्ट, जब मैं बात कर रहा हूं, एट द टाइम व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, उस समय इस बात को 2 दिन हो चुके हैं। और 2 दिन के बाद बात ये सामने आई है कि बीसीसीआई में लगातार ये सवाल उठा रहा था कि बीसीसीआई ने फैसला जो है क्या सरकार के कहने पर लिया है? क्या ये बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा, आपको पता है बिहाइंड द कैमरा कौन बैठे हुए? कैमरामैन बैठे हुए। आप देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो, लेकिन वो गेम वही खेल रहे हैं। मैं उन्हीं की वजह से आपके फोन्स पे, आपके स्क्रीन्स पर आ पा रहा हूं। तो उसी तरीके से क्या इस बीसीसीआई के फैसले के पीछे बिहाइंड द सीन सरकार है? क्या सरकार ने कहा कि आप मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दो? लेकिन खबर यह आ रही है कि जो बड़ी खबर है, इस पर हम बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे, क्योंकि इस मुद्दे से जो है ना कहीं भारत के साख, आईपीएल की साख और इंटरनेशनल लेवल पे जो आपकी धाक है, उन सब पर सवाल उठ रहे हैं। आपके फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। आप पर यह सवाल उठ रहा है कि आप किस तरीके से फैसले लेते हो। लेकिन पिछले 2 दिनों में एक बात सामने निकल कर आई। आज इंडियन एक्सप्रेस में देवेंद्र पांडे, जो कि एक बहुत ही अच्छे रिपोर्टर हैं,
और उनकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडियन एक्सप्रेस में ये कहा गया है कि बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से भगाने वाले फैसले में किसी से कोई मीटिंग तक नहीं की और ये बहुत ऊपर से ये फैसला आया। सूत्रों के मुताबिक उनका ये कहना है, बीसीसीआई के एक ऑफिशियल ने कहा, हमसे तो बात तक नहीं की, ना कि आईपीएल के गवर्निंग काउंसिल से बात की गई। आप इमेजिन कर सकते हैं कि यह फैसला किस गुपचुप अंदाज में बीसीसीआई ने लिया, और लिया तो किसने लिया। यह मुद्दा, मैं जब इस बातचीत को पॉडकास्ट को करने आ रहा था उससे पहले यह मुद्दा नहीं था मेरे पास, लेकिन आज सुबह जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी इंडियन एक्सप्रेस में, मैं खुद शॉक था, क्योंकि मैं लगातार ये सवाल पूछ रहा था, लगातार अपने दोस्तों जर्नलिस्ट से मैं बात कर रहा था कि भाई ये बीसीसीआई ने जो फैसला लिया है इसमें सरकार का क्या स्टैंड है। सरकार का तो कोई स्टैंड दिख ही नहीं रहा है। बांग्लादेश में खुलेआम ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो बाद में आएगा, एक जिंदा इंसान को जला देना, लिंच कर देना, भाई साहब इससे बर्बरता पूर्वक हरकत तो कहीं हो ही नहीं सकती जो बांग्लादेश में इस वक्त हो रहा है। उसके ऊपर से माइनॉरिटीज, उसके ऊपर से हिंदूज, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारा खून गर्म करने में, हमको गुस्सा दिलाने में, एग्रेसिव करने के लिए काफी है, हमारे रिलेशंस खराब करने के लिए काफी है। भारत और बांग्लादेश के बीच एंटी इंडिया एक वेव चल रही है। भारतीय महिला टीम का दौरा था वो भी खत्म, रुक गया। अब सितंबर अक्टूबर में 2026 में भारत को बांग्लादेश का दौरा करना है, उस पर अभी फिलहाल बिल्कुल चुप्पी बनी हुई है। लेकिन अगर मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल नहीं खेल सकते तो भारत वहां पर जाके सीरीज तो नहीं खेलेगा। 3 ओडीआई और 3 T20 की एक सीरीज वहां पर खेलनी है, वो तो नहीं खेलेगा। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि मैं खुद ही अग्रेसिव हो जा रहा हूं इसमें, क्योंकि मैं भी ये जानना चाह रहा था बीसीसीआई ने सडनली ये फैसला लिया कैसे। कहा जा रहा है कि गवर्निंग काउंसिल से बातचीत नहीं की, आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल से बातचीत नहीं हुई, बीसीसीआई के मेंबर्स से बातचीत नहीं हुई, बीसीसीआई की कोई टॉप लेवल मीटिंग नहीं हुई, तो यह फैसला लिया किसने। भाई मैं जो है ना गेस कर सकता हूं कि किसने लिया, क्या किया, लेकिन मैं गेस ऐसे कैमरे पे नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये पर्सनल ओपिनियंस जो है आपके साथ रखना तब सही है जब हम किसी मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, इस बल्लेबाज के बारे में, इससे रन बनेंगे नहीं बनेंगे ये। लेकिन ये मामला जो है ना, ये मामला लीगल है। ये मामला अगर आप देखोगे ना, ये ऐसा मामला है जो अब आईसीसी बीसीसीआई के बीच फंसेगा। आप देख रहे हैं किस तरीके से बांग्लादेश ने रिएक्ट किया मुस्तफिजुर रहमान को वापस भेजने की वजह से। उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर ने कि आईपीएल का कोई ब्रॉडकास्ट बांग्लादेश में नहीं होगा, आईपीएल का ब्रॉडकास्ट बैन। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप के वेन्यूज़ आप बदलें, हम हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप खेलने नहीं जा सकते क्योंकि हम वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। और ये बात तो सही है, सुरक्षित तो नहीं है भाई। आप मुस्तफिजुर रहमान को यहां पर नहीं खेलने दे रहे हैं तो बांग्लादेश अपनी जगह लॉजिकली तो ठीक हो गया है। वो तो आईसीसी के टेबल पे जब बैठेगा वो बोलेगा जब आप बांग्लादेशी प्लेयर को वहां पर नहीं खेलने दे रहे हैं, बांग्लादेशी प्लेयर वहां पर सुरक्षित नहीं है क्योंकि वहां पे भी बहुत एंटी बांग्लादेश फीलिंग है, तो आप बांग्लादेश हिंदुस्तान खेलने कैसे जा सकता है। अब थोड़ा सा ना मैं पीछे रिवाइंड करना चाहूंगा। यहाँ पर जो प्रेजेंट मुद्दा था उस पर तो बात कर ली है, उस पर हम फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस समय क्या हो गया कि बैकग्राउंडर पर जाना बहुत जरूरी है। ये 17 दिसंबर को जब आबू धाबी में मिनी ऑक्शन चल रहा था तब क्या बीसीसीआई सो रही थी, है ना, यही सवाल उठ रहा है। तब तो अपने 7-8 खिलाड़ी जो थे आपके ऑक्शन के ड्राफ्ट में लिस्टेड थे। शाकिबुल हसन भी थे ड्राफ्ट में, वो तो बाय चांस मुंबई इंडियंस में गए नहीं तो वो भी पहुंच जाते हैं क्योंकि वो तो ILT20 लीग दुबई में तो वो खेलते ही हैं मुंबई इंडियंस की टीम से। लेकिन वो दुबई की लीग है, दुबई में अलग बिजनेस मॉडल है और उसकी टीम पहले ऑक्शन हो चुकी है तो वो उस टीम में खेल रहे हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है जो इस समय जो विवाद चल रहा है इन दोनों देशों के बीच। तो सवाल ये उठता है कि बीसीसीआई की थिंक टैंक आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल उस ऑक्शन से पहले क्या कर रही थी, क्योंकि आग लगी हुई थी बांग्लादेश में, हिंदुस्तान के एंटी इंडिया फीलिंग्स एकदम उफान पर थी बांग्लादेश में, तब आप क्या कर रहे थे। सवाल सबसे पहला ये उठता है, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि तब आप क्या कर रहे थे। आपने क्यों बांग्लादेशी प्लेयरों को उस समय बैन नहीं किया, या उस समय आपने फ्रेंचाइज से बिहाइंड द कैमरा, फिर वही पीछे आप अगर सरकार आपको कुछ नहीं बोल रही तो आप भी तो बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड इंसान हैं सारे बीसीसीआई में जो हैं,
वो फ्रेंचाइज के साथ बात कर सकते थे और वो बोल सकते थे कि बांग्लादेशी प्लेयर्स को आप इग्नोर करें, ना लें, क्योंकि इससे बवाल हो सकता है देश में। बांग्लादेशी प्लेयर्स को इग्नोर करो। 8 में से 7 तो लिए नहीं गए, एक को ले लिया, उसको भी 9 करोड़ 20 लाख में लिया आपने मुस्तफिजुर रहमान को, और 3 फ्रेंचाइज उसके पीछे दौड़ी थी। आपको बता दें केकेआर और डीसी 3.5 करोड़ के आसपास जब हुआ तो दिल्ली कैपिटल्स ने बोला हम आगे नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद सीएसके कूद गई उस ऑक्शन की दौड़ में और वो 9 करोड़ 20 लाख में जाके केकेआर ने उस खिलाड़ी को खरीदा। तो सबसे पहली चीज तो बीसीसीआई वहां पे चूकी है जहां पर आपको नहीं चूकना चाहिए था, क्योंकि आपको पता था ये बवाल हो सकता है, या आपने एंटिसिपेट नहीं किया। आपको इंडिया पाकिस्तान विवाद, ऐसा तो नहीं है कि नौसिखिए हैं बीसीसीआई चलाने वाले लोग। इन्होंने हाल में एशिया कप में देखा है क्या हुआ है। आपने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, फिर सूर्य कुमार यादव ने आके क्या क्या बयान दिए कि देश ऊपर होता है, क्रिकेट से ऊपर है, दोनों देशों के बीच जंग हुई है, हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हमारी दोस्ती नहीं है। कितना विवाद हुआ है, कितना पॉलिटिकल हो गया। उसके बाद जब कप लेने की बारी आई तो आपने कप नहीं लिया। पाकिस्तानी जो एसीसी के प्रेसिडेंट थे, तो ऐसे में आप पाकिस्तानी से ट्रॉफी लेने के लिए भी तैयार नहीं थे। आपको पता है कि जब रिलेशंस दो देशों के बीच में ऐसे होते हैं तो कितने सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन बीसीसीआई बिल्कुल सोता हुआ नजर आया। बीसीसीआई वाज स्लीपिंग। ये नेचुरल स्लीप थी या दवाई लेके सो रहे थे, ये तो भगवान ही जानता है ना। बोलते हैं ना कफ सिरप वगैरह से भी नींद आ जाती है, या कोई एलर्जी की दवाई खा लो तो उससे भी नींद आ जाती है। तो हो सकता है किसी को कोई एलर्जी हो गई, उस समय काम बहुत किया, तो हो सकता है दवाई ले ली हो बीसीसीआई के अधिकारियों ने और सोते रह गए। गवर्निंग काउंसिल वाले भी सोते रह गए। और तीसरी चीज जो थी, फ्रेंचाइज के ओनर जो कि सारे इंडियंस हैं, वो भी सोते रह गए। उन लोगों को भी तो ये चीज अच्छी नहीं लग रही होगी ना कि जो इस समय बांग्लादेश में हालात हैं, जो एंटी इंडिया फीलिंग है, सेंटीमेंट्स हैं, जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, वो भी तो देख रहे थे ना। वो भी तो ये फैसला कर सकते थे कि हम नहीं लेंगे बांग्लादेशी प्लेयर्स को, क्योंकि यहां पर फैंस एक एक हिंदुस्तानी क्रिकेट लवर, स्पोर्ट्स लवर हिंदुस्तानी, बॉटम लाइन एक हिंदुस्तानी जो है इस समय बिल्कुल उसके दिलो दिमाग में यही बात चल रही है कि इन बांग्लादेशियों को सबक सिखाना चाहिए कि किस तरीके से हिंदुओं को वहां पर मार रहे हैं, माइनॉरिटीज के खिलाफ जो बर्बरता चल रही है, इनको सबक सिखाना चाहिए। क्योंकि इस बांग्लादेश को तो बनाने में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हाथ है। इन बांग्लादेशियों को 1971 से लेकर 1977-78 तक तो इंदिरा गांधी ने यहां पर शरण दिया है, उनको फाइनेंशियल हेल्प की है बांग्लादेश को बिल्ड करने में। और उसके बाद करोड़ों बांग्लादेशी जो है पिछले 25-30 सालों में लगातार जो है हिंदुस्तान में आते रहे एज रिफ्यूजीज, इलीगल इमिग्रेंट्स। तो ये भी एक सपोर्ट ही हुआ ना। आज आप दिल्ली जैसे शहर में आएंगे तो हर ई रिक्शा चलाने वाला आपको दूसरा जो है बांग्लादेशी होगा, और उसके आपको जो आदमी मिलेगा वो बंगाली मिलेगा। आप कह सकते हैं ये हो सकता है कि इलीगल इमिग्रेंट हो। तो इस तरीके की चीजें जो है हिंदुस्तान ने सपोर्ट किया उनकी इकोनॉमी को एक अलग तरीके से। लेकिन आज वही बांग्लादेश आपके अगेंस्ट है, तो ये फ्रेंचाइज को भी समझना चाहिए था कि भाई ये क्या हो क्या रहा है। तो वहां पे भी गलती हो गई, वहां पे भी आप चूक गए। आपने मुस्तफिजुर रहमान को वहां पर भी जो है आपने खरीद लिया। अब बॉस, ये भले ही लीग बीसीसीआई की हो, भले ही लीग हिंदुस्तान की हो, लेकिन एक बात फैंस ना भूलें कि ये लीग इंटरनेशनल लीग है। ये हिंदुस्तान कराती है लेकिन है इंटरनेशनल लीग। इसमें दुनिया भर के खिलाड़ी खेलते हैं, दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स, एसोसिएशंस, आईसीसी इसे रिकॉग्नाइज करती है। इन सब से पहचान मिलती है तो ये आईपीएल हो पाता है। जस्ट बिकॉज यू आर द रिचेस्ट लीग इन द वर्ल्ड डजंट मीन कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपने एक खिलाड़ी को खरीद लिया, उसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और उसके बाद आपने फैंस रिएक्शन देखा, और उसके बाद देवजीत सैकिया सेक्रेटरी बीसीसीआई आते हैं कि हमने कह दिया है कि यार इस खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे और इसको आईपीएल में खेलने की इजाजत हम नहीं देते हैं। ये नहीं होता है बॉस। यहां पर बीसीसीआई जो कि बिल्कुल सही कर सकती थी, गलत रॉन्ग फुटिंग में आ गई। और इससे जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी रेपुटेशन पर भयंकर धब्बा लगता है कि आप इनडिसाइसिव हो, आप फैसला नहीं ले पाते, आपको पता ही नहीं करना क्या है। किसी ने कुछ कहा तो आप वो कर देते हो, उसने कुछ कहा तो आप वो कर देते हो। इस तरीके से आप क्रिकेट या देश की कोई लीग या देश की कोई प्रॉपर्टी को इस तरीके से आप यूज नहीं कर सकते। आपने एक कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को अपने लीग से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ये एक इनसिक्योरिटी, एक गलत मैसेज, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हो, चाहे वो इंग्लिश प्लेयर हो, चाहे वो साउथ अफ्रीकन हो, चाहे वो कहीं का भी हो, हर एक के लिए गलत मैसेज जाएगा। लेकिन आप एक और यहां पर बात है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आप नहीं खिलाते, उससे गलत मैसेज तो नहीं जाता है, क्योंकि आपने फैसला लिया।
आपने फैसला लिया कि भाई हम पाकिस्तानियों को नहीं खिलाएंगे, इसलिए कोई गलत मैसेज नहीं जाता है। आप उन्हें ऑक्शन में ही नहीं आने देते हो, क्योंकि दोनों रिलेशंस हैं जो है देश के, वो बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारे रिलेशंस पाकिस्तान के साथ। तो इसलिए कोई वहाँ पर विवाद ही नहीं होता है। पाकिस्तानी भी अपने चिल कर रहे हैं भाई कि हमें तो आईपीएल में बुलाया नहीं जाएगा, ना कमेंटेटर्स को ना खिलाड़ियों को, तो आईपीएल हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, देखना है देख लो, नहीं देखना है मत देखो, हमारी पीकेआर हम देख लेंगे, बाकी देशों की लीग में हम जाके खेल लेंगे, खिलाड़ियों का साफ है। तो कोई आवाज़ भी इस तरीके से नहीं उठाता है और पाकिस्तान भी रिएक्ट नहीं करता है कि भाई आईपीएल में नहीं खिला रहे। आपने एक कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को बाहर निकाल दिया, ये आपकी रेपुटेशन पर सबसे बड़ा झटका लगता है कि आप कुछ भी कभी भी कर सकते हो, कोई दीन ईमान नहीं है, मतलब इसका ये इस तरीके की बात हो जाती है। आपके वर्ड्स का, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स का कोई मतलब नहीं है। आप जब चाहे जो चाहे कर सकते हो। ये होता है ना जैसे डिक्टेटरशिप में, जो जैसे नॉर्थ कोरिया में होता है, किंग जोंग जो है जब चाहे जो कर देते हैं, उस तरीके से आप भी कर सकते हो। इससे आपके क्रेडिबिलिटी पर गहरा झटका लगता है। एक ना हर कोई बात करता है यार ये कुछ भी कर सकते हैं, आज तो चलो बांग्लादेश इंडिया, कल कुछ और बात हो जाए वो बोलेंगे नहीं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को ही वापस भेज दो। मतलब इस तरीके से आपकी रेपुटेशन तो जा सकती है ना, गई है। आपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को बाहर भेजने से पहले डिस्कस तक नहीं किया बीसीसीआई ने आपस में। कहां से ये फैसला आया? फ्रॉम द टॉप आया, बता रहे फ्रॉम द टॉप। इज व्हाट इज द टॉप? इज इट बीसीसीआई प्रेसिडेंट मिथुन मनास? इज इट देवजीत सोइकिया ऑल अलोन, सेक्रेटरी बीसीसीआई? इज इट द आईसीसी चीफ और इज इट द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस? क्या है टॉप यहां पर? ये क्लैरिटी चाहिए यहां पर। तो आप अपने रेपुटेशन पे कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को वो कर देते हैं। अगर दोस्त मैं यहां पर दूसरा मुद्दा यहां पे कहूं, ये चीज अगर फुटबॉल में हो जाती ना, ये चीज अगर फुटबॉल में हो जाती, प्लेयर जाता सीधा प्लेयर्स यूनियन के पास, जो कि बहुत स्ट्रांग यूनियन है फुटबॉल प्लेयर्स की। कंपेंसेशन डैमेजेस, कंपेंसेशन डिमांड करता अपने डैमेजेस के लिए, क्योंकि खिलाड़ी की रेपुटेशन पर चोट पहुंची है, खिलाड़ी के करियर पर चोट पहुंची है, उसको मॉनिटरी नुकसान हुआ है, और जहां तक खबर है कि मुस्तफिजुर रहमान को 1 रुपए भी नहीं मिलेंगे। अब बताओ यार, मतलब आप आईपीएल हो ना, आपने उसको भगा तो दिया, ठीक है, जो बांग्लादेश में हो रहा है आप उसके खिलाफ सरकार के एक्शन ले रही है, बीसीसीआई क्यों एक्शन ले रही है? मुझे ये समझाओ। बीसीसीआई को एक्शन लेना चाहिए था जब, तब आपने लिया नहीं। आप एक्शन तब ले रहे हो जब आपको नहीं लेना चाहिए था। आप उसको पैसे भी नहीं दोगे, जो खबर आ रही है कि आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे उसको, क्योंकि वो खेला नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर ये फुटबॉल में हो जाता, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, प्लेयर जाता फीफा में कंप्लेन करता। आपको बता दूं, आईएसएल जो नहीं हो पा रहा है इंडिया में, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल की, फीफा ने इंटरफेयर कर दिया है। फीफा ने बोला कराओ बॉस, नहीं तो आपको उल्टा टांग देंगे। इंडियन फुटबॉल में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और जल्दी ही इंडिया में फुटबॉल लीग भी शुरू होने वाली है, क्योंकि फीफा का डंडा चल चुका है। इंटरनेशनल प्लेयर्स फीफा के पास जा चुके हैं कि हमारे को ऐसा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिए इन क्लब्स ने, आज ये पैसे भी नहीं दे रहे हैं, लीग भी नहीं हो रही है, कंपेंसेशन दें। विद कंपेंसेशन, मुआवजा, जो तनख्वाह है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ऊपर से मुआवजा मिलेगा। ये है फीफा की पावर। फीफा बड़ी बात नहीं होती कि जिस लीग ने इस तरीके की हरकत की है ना, लीग तो डोमेस्टिक की होती है, इंग्लिश प्रीमियर लीग इंग्लैंड की है, ला लीगा स्पेन की है ना, बुंडेसलीगा जर्मनी की है, लेकिन कोई भी लीग हो वो फीफा रिकॉग्नाइज्ड है। फीफा ना उस लीग को ही बैन कर देगी, उस देश को ही बैन कर देगी कि कोई खिलाड़ी नहीं खिला सकते आप इस देश में, अब फॉरेन प्लेयर्स कोई नहीं आएगा यहाँ पर, कंपेंसेशन दीजिए वरना आपको बाहर कर देंगे। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है फीफा। ठीक है, हमारे दो मुल्कों के बीच जंग है, जंग का असर आप खिलाड़ी पर क्यों पड़ने दे रहे हैं भाई? आप खिलाड़ी पर क्यों निकाल रहे हैं उस पर? मुस्तफिजुर रहमान क्या कसूरवार हैं? दोनों देशों के जंग के बीच में क्या मुस्तफिजुर रहमान एक क्रिकेटर है या एक टेररिस्ट है? एक प्लेयर है ना वो तो। आपको जो चीज फैसला पहले लेना चाहिए था, आपने वो फैसला आपने राइट टाइम पे ना लेकर गलत टाइम पे आप गलत फैसला ले रहे हो। और फिर यहां के इंडिया के जो फैंस हैं, आई एम सॉरी टू से, सब शाहरुख खान के पीछे पड़ गए। शाहरुख खान का जो है प्यार है बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए, ऐसा नहीं है बॉस। शाहरुख खान ने हर जगह अपने, आज की टीम है उनकी, वेस्ट इंडीज में भी टीम है उनकी, साउथ अफ्रीका में भी शायद टीम है, ILT T20 लीग में भी टीम है, हर जगह टीम है। ही इज अ बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस चला रहा है वो। तो फीफा होती ना, तो मैं बता रहा हूं आप आज इंडिया को ही बैन
झेलना पड़ता, इस तरह की हरकत नहीं कर पाते। अब देखना होगा कि आईसीसी इस पर क्या करती है। आईसीसी भी अगर पल्ला झाड़ लगी है तो इंडिया की लीग है। नहीं भैया, मैं नहीं मानता कि इंडिया की लीग है, ये इंटरनेशनल लीग है। इंडिया कराता है, ये इंटरनेशनल लीग है। आप इस तरीके से नहीं कर सकते। आपको जंग लड़नी है बांग्लादेश से, आप जंग लड़ो। आपको माइनॉरिटीज को बचाना है, हिंदुस्तान को बचाओ। सवाल ये उठता है कि क्या मुस्तफिजुर रहमान को आपने वापस भेजकर जो बांग्लादेश में हो रहा है वो आपने रोक लिया? क्या वो रुक गया वहां पर? उसके बाद भी वहां पर माइनॉरिटीज के साथ क्या हुआ है मुस्तफिजुर रहमान को यहां से भगाने के बाद, आपको मालूम है। आप पेपर उठा के या आप इंडिया टीवी के वेबसाइट पे भी चले जाएं, कहां पे कहीं पे भी चले जाएं, आपको सारी खबर मिल जाएगी। आप कौन सा मैसेज आप दे रहे हो? आपने अपने लीग को और खराब किया है। तो कहने का मतलब ये कि इसका दूसरा असर देखिए। जिस दिन ये हुआ था उसी दिन मैंने कहा था बांग्लादेश रिएक्ट करेगा। मुझे डर नहीं लगता बांग्लादेश से। मुझे ये लग रहा है कि मैंने एक बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैंने एक बंदे को घर में खाने पे बुलाया और फिर उसको भगा दिया कि भाई ये मेरा घर है, मैं जिसको चाहूं खाना खिलाऊं, जिसको चाहे ना खिलाऊं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे फिर आपको इनवाइट नहीं करना चाहिए था ना। मैंने आपको इनवाइट क्यों कर दिया कि आओ भैया मेरे घर में लंच पे आओ, डिनर पे आओ, और आप जब आए बैठे बोला चलो भाग यहां से निकल, मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं किसी को भी खिलाऊं। तो मैंने आपको बुलाया क्यों था? आपकी बेइज्जती करने के लिए। तो जिसको मैं भगाऊंगा वो रिएक्ट करेगा ना भाई। तो बांग्लादेश भी रिएक्ट करेगा, चाहे कुछ भी सिचुएशन है। बांग्लादेश जो भी कर रहा है, बांग्लादेश रिएक्ट कर रहा है। उन्होंने आईपीएल के ब्रॉडकास्ट पे बैन कर दिया और अब उन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में नहीं खेलेंगे, हिंदुस्तान से बाहर खेलेंगे, वेन्यूज चेंज किए जाए। अब बांग्लादेश कह रहा है कि हम हिंदुस्तान में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने आएंगे। अब मैं दूसरे मुद्दे पे आता हूं। यहां पर अब हिंदुस्तान का स्टैंड क्या होना चाहिए? क्या भारत को आईसीसी के पास जाके गड़गड़ाना चाहिए कि नहीं नहीं प्लीज आए, यहां पे खिलाड़ी सुरक्षित हैं, यहाँ पे टीम सुरक्षित है, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बड़ा गलत हो रहा है, उसका रिएक्शन तो यहाँ पर होगा ही, है ना? क्या इस तरीके से गड़गड़ाएं और इस बात को साबित करने की कोशिश करें कि बांग्लादेश हिंदुस्तान आए हाथ जोड़कर, प्लीज हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है? तो मेरा ये मानना है, यहाँ पर मेरी ओपिनियन आ जाती है, थोड़ी सी ओपिनियन आ जाती है। आप भी अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मेरा मानना यह है कि भारत को अब अपनी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी कितनी मजबूत है वो दिखाने का टाइम आ गया है बांग्लादेश को। आपने एक मैसेज दे दिया, चलिए मैं मानता हूं कि गलत टाइम पे आपने वो मैसेज दिया है, आप उसको पहले करना चाहिए था, लेकिन अब आपने जो कर दिया सो कर दिया। अब आपको उस डिसीजन को बैक करने का टाइम है। आपने मुस्तफिजुर रहमान को भेज दिया, उसका रिएक्शन यह है कि आईपीएल का वहां पर ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, ना हो, ठीक है ना, उसका कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम का वेन्यू चेंज करवाने की डिमांड और इसके अलावा इंडिया में ना खेलने आने की जो बात उन्होंने कही है, उस पर अब हिंदुस्तान को नहीं झुकना चाहिए। कोई हाइब्रिड मॉडल टीम इंडिया को, बीसीसीआई को नहीं बनानी चाहिए, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं। इस बात पर डिस्कशन भी नहीं होनी चाहिए। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं बीसीसीआई को बैक करें। होम मिनिस्टर हिंदुस्तान के जो मैन ऑफ स्टील कहलाते हैं अमित शाह, वो अब बीसीसीआई को बैक करें। बोले ठीक है, शुरू कर दी हमने भी, तुमने ये किया अपने देश में तो हमने भी हमारा रिएक्शन दिखा दिया। हम नहीं चाहते आप वर्ल्ड कप में खेलने आओ। हिंदुस्तान को बोलना चाहिए वर्ल्ड कप में खेलने आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। ये वर्ल्ड कप 20 नहीं 19 देशों के साथ खेला जाएगा। ग्रुप सी में एक टीम भले ही कम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मत आओ खेलने। और वर्ल्ड कप का टेलीकास्ट भी अगर आप चाहते हो नहीं देखा जाए बांग्लादेश में तो उसे भी बैन कर दो। हिंदुस्तान को बहुत ही ज्यादा इस समय कड़क अपनी स्पाइन दिखानी होगी। नरम रवैया नहीं चलने वाला है, आप कड़क रहेंगे। क्योंकि मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं, हाइब्रिड मॉडल जब भारत पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी में बना था, मैं इस बात को लेकर बहुत खुंदक में था, है ना, हमारे भाषा में थोड़ा सा खुंदक एक ऐसा शब्द है ना जो ज्यादा यूज नहीं होता, एक थोड़ा बहुत ऐसे यूज होता है, बड़े कैजुअल तरीके से, गुस्से में था जिसको कहते हैं। मुझे बड़ी इस बात पे खुंदक आई थी कि भाई आप हाइब्रिड मॉडल क्यों कर रहे हो। ओलंपिक्स में मैंने एग्जांपल दिया था ना कि भाई ओलंपिक्स 1980 मॉस्को ओलंपिक्स में कोई भी वेस्टर्न ब्लॉक की कंट्री गई नहीं थी। 35-34 कंट्रियां नहीं गई खेलने, या 36 कंट्रियां नहीं गई। ओलंपिक्स का वेन्यू नहीं चेंज किया है उसी ने। 1984 में एलए में ओलंपिक्स हुआ, ईस्टर्न ब्लॉक, रशियन ब्लॉक की जितनी कंट्री थी, करीब 16 कंट्री नहीं खेलने गई एलए में, लॉस एंजलिस अमेरिका में। बोला अब नहीं जाएंगे ओलंपिक्स में, वेन्यू नहीं चेंज हुआ बॉस। फिर 1988 में सब ठीक हो गया, सियोल में गए, फिर सब बोला नहीं सबको खेलना, सब लाइन पे आ गए। तो बीसीसीआई को भी आईओसी से
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से यह सबक लेना चाहिए कि वेन्यू नहीं चेंज होगा बॉस। और ये पाकिस्तान के साथ जो हाइब्रिड जो एक आपने करार कर लिया ना, ये भी 2027 के बाद फिर दोबारा ना करें कभी। खेलने आना है आओ, नहीं आना है मत आओ। हिंदुस्तान अपनी क्रिकेट जो है इतनी ऊपर लेके जा चुका है कि आपके बिना भी ना सिर्फ सर्वाइव बल्कि थ्राइव भी कर लेगा। तो इस पूरे मुद्दे का निष्कर्ष ये है कि अब आप रीढ़ की हड्डी मजबूत रखें, नरम रवैया ना रखें। बांग्लादेश आए तो आए, ना आए तो ना आए। 19 देशों के साथ T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में खेला जाए। बांग्लादेश को यहां पर लाने की वेन्यू तो चेंज हो ही नहीं सकता इतना आखिरी मोमेंट में, यह तो नामुमकिन है, लेकिन इस पर चर्चा भी ना करें। अब यह मैटर ऑफ डिस्कशन बीसीसीआई का आईसीसी के साथ होना ही नहीं चाहिए। बोलना चाहिए कि अगर वर्ल्ड कप खेलना है तो खेलें, नहीं खेलना है तो ना खेलें। अगर वर्ल्ड कप आपको लेकर भी जाना है ना, ले जाओ। नहीं खेलेंगे हम यहां पर वर्ल्ड कप, हम आईपीएल में चले जाएंगे सीधा। यार आपको स्पाइन दिखानी होगी, और मैंने ऐसा स्पाइन दिखाते हुए कई बार ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को देखा है अपने जमाने में। आज आप इतने मुश्किल से इस लेवल पर पहुंचे हो जहां पर आपके सामने सब झुकते हैं और आपको नमस्ते करते हैं कि भैया भारत में खेलना है। वही ग्रेग चैपल, हिंदुस्तान के नाम से उनके ऑस्ट्रेलिया में पेट खराब हो जाते थे कि डस्ट बहुत है, खाना जहाँ बहुत खराब है। इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स यहाँ खेलने नहीं आते थे क्योंकि उनका पेट खराब हो जाता था। आज यहीं पड़े रहते हैं। आपने वो मुकाम छुआ है जहाँ पर हर कोई आपके यहाँ आकर खेलना चाहता है। पैसे मिलते हैं, बेस्ट फैसिलिटीज मिलती हैं, बेस्ट होटल्स मिलते हैं, सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग आपको यहाँ पर मिलती है। आप इस समय सही रहें, सही राह पर रहें। ये डिस्कशन पे भी ना जाए, ये मुद्दा डिस्कशन का भी नहीं होना चाहिए। यही सही तरीका होगा बांग्लादेश को सबक सिखाने का कि भैया नहीं, क्रिकेट नहीं होगी यहां पर, बिल्कुल नहीं होगी। और बाकी जो एक्शन लेना है वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और भारत सरकार जो करना चाहे वो तो एक अलग मुद्दा है, वो क्रिकेट से परे है, स्पोर्ट्स से बहुत ऊपर है वो मुद्दा। तो यहां पर अब बांग्लादेश के बिना वर्ल्ड कप खेलने की तैयारी करनी चाहिए अगर वो नहीं आना चाहते हैं। यही मेरे इस क्रिकेट टॉक्स में जो है ना, मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। झुकना मत, अननेसेसरी झुकना मत। तो फिलहाल मैं इस मुद्दे पर यहीं पे पूर्ण विराम लगाऊंगा, लेकिन इसके बाद एक छोटे से मुद्दे पर और बात करके जाऊंगा जहां पर बीसीसीआई मुझे फिर गलत रास्ते पर दिखी है। वो ये कि परफॉर्मेंस को इग्नोर करना, जिसके बारे में मैंने इस क्रिकेट टॉक से शुरुआत में आपसे कही थी। मोहम्मद शमी को आप लगातार इग्नोर कर रहे हो, ये बात ठीक नहीं है बॉस। शमी के पास क्रिकेट बाकी है, उन्होंने इस बात को साबित किया है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। जो बंदा रणजी ट्रॉफी की बात करो, विजय हजारे की बात करो, सैयद मुश्ताक अली की बात करो, हर जगह जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है, मतलब लाजवाब परफॉर्म कर रहा है और हिंदुस्तान का एक प्रूवन मैच विनर है। आप उसको इग्नोर कर रहे हो। ये एक और आप गलत मैसेज हर प्लेयर को दे रहे हो कि आप कुछ भी करते रहो। एक बार हमने कुछ फैसला ले लिया तो ले लिया, आपको हमने ऑफ कर दिया तो कर दिया, लेकिन हर किसी के लिए जो है ना, यहां पर खिलाड़ी के लिए हर किसी को नापने का पैमाना बराबर नहीं है। आप रोहित और विराट को मौका दे सकते हो, है ना, दो बुजुर्ग 37 और 38 साल के, तो 36-37 साल के आप मोहम्मद शमी को क्यों नहीं मौका दे सकते हो, जिसने इतना अपने आप को साबित किया इंटरनेशनल लेवल पे, और वो इतना भूखा दिख रहा है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये अलग रूल्स अलग अलग प्लेयर्स के लिए ना बनाए बीसीसीआई। ये बहुत गलत एग्जाम्पल यहां पर सेट होते हैं इससे। पूरे फैंस सब कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी को आप क्यों नहीं ले रहे हो, लेकिन बीसीसीआई गौतम गंभीर और अजीत अगरकर बिल्कुल अड़े पड़े हैं। नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए आपको भाई? जो बंदा परफॉर्म कर रहा है उसको क्यों नहीं ले रहे हो? आपने बहुतों का करियर पहले भी ऐसे खराब किया है। प्लीज, चाहे 1 साल की क्रिकेट क्यों ना हो, लेकिन 1 साल की इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत होती है दोस्तों, बहुत होती है। गौतम गंभीर, अजीत अगरकर शायद इस बात को समझे। गौतम गंभीर जो सिर्फ 58 टेस्ट मैचेस खेले, वो इस बात को समझ सकते हैं। अजीत अगरकर का भी कुछ ऐसा ही है, 40, 45, 60 ऐसे कुछ टेस्ट मैच खेले होंगे। सॉरी, मुझे देखना पड़ेगा, नंबर्स मैंने देखे नहीं है, लेकिन इतने बड़े प्लेयर अजीत अगरकर भी नहीं थे। लेकिन गौतम गंभीर टेस्ट मैचेस में 9-10 सेंचुरी है सिर्फ। वो तो और खेलना चाहते थे ना, उनके अंदर तो भड़ास रह गई ना कि मैं नहीं खेल पाया। तो प्लीज गौतम गंभीर को तो ये समझना चाहिए एज ए बैट्समैन, एज ए बिग प्लेयर, कि आप किसी के करियर के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो खेलना चाहता है, जो परफॉर्म कर रहा है, तो ये गलत एग्जाम्पल्स, गलत डिसीजंस मत लो दोस्त। ये हर किसी का ना मुंह का टेस्ट खराब कर देता है। और 2026 की पहली टीम सिलेक्शन से, ये आखिरी बात है, एक विजन यहां पर मुझे साफ नजर आया 2027 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में जो ओडीआई होने वाला है उसका। ओडीआई वर्ल्ड कप में आप केएल राहुल को नंबर 1 विकेट कीपर और ऋषभ पंत को स्टैंड बाय विकेट कीपर बैट्समैन की तरह देख रहे हैं।
क्योंकि 18 महीने से जो बंदा खेला नहीं है, 18 महीने से जिसका कोई परफॉर्मेंस नहीं है ओडीआई क्रिकेट में, ऋषभ पंत के एक्सीडेंट से पहले जब वो फॉर्म में आना शुरू हुए थे 40-41 का एवरेज पहुंचा था, उसके बाद एक्सीडेंट के बाद आए हैं तो उनका एवरेज 10, 12, 15 के आसपास जो है वो टंगा हुआ है। वो बंदा दोबारा अपने पाँव जमाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर बीसीसीआई का एक विजन यहाँ पर साफ नजर आया है कि आप ऋषभ पंत को दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज की तरह 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए देख रहे हैं, और ये फैसला सही है। ये फैसला सही है क्योंकि ऋषभ पंत के पास टैलेंट है, ऋषभ पंत के पास काबिलियत है, और ऋषभ पंत को अगर थोड़ा टाइम दिया जाए ओडीआई में और उस बंदे ने अगर पाँव जमा लिए तो उससे बड़ा एक्स फैक्टर टीम इंडिया में नहीं हो सकता। हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, दो बंदे अगर सेटल हो जाए ना ओडीआई क्रिकेट में तो मज़ा ही आ जाएगा। आप ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने के बड़े ज़बरदस्त मजबूत दावेदार बनकर आप 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में पहुंचेंगे। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में आई होप आपको मज़ा आया हो। बड़े गरम गरम मुद्दों पर हमने बात किया। इसी तरह से अगले एपिसोड में भी आपको मिलेंगे और किसी बड़े गर्मा गर्म मुद्दे पर आपके साथ बात करेंगे जो समोसे और कचौड़ी से भी ज़्यादा टेस्टी हो। तो अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा, ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मज़ा आता है कि आपने क्या सोचा, क्या आपकी राय है इस बारे में, ये ज़रूर आप लिखना। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।